4 बजे तक जीवन है तुम लोग, चलो। अरे कर लोगे, पढ़ लोगे तुम। चलो, नया चैप्टर, चैप्टर का नाम बताओ। एलओ डी आर, फुल फॉर्म याद है? बताओ। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, समझना। एक तरफ है आईटेक्स कंपनी, एक तरफ क्या है? आईटेक्स कंपनी। दूसरी तरफ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आईटेक्स कंपनी कह रहा है कि मुझे अपने कंपनी के शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने, तो इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन होगा। इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन होगा जिसे हम बोलते हैं लिस्टिंग अग्रीमेंट। जिसे हम क्या बोलते हैं? लिस्टिंग अग्रीमेंट। ठीक है, तो दोनों के बीच में अगर लिस्टिंग अग्रीमेंट साइन होता है, दैट मीन्स कि अब आपकी कंपनी के शेयर लिस्ट हो गए। अब आईटेक्स कंपनी तुम्हारे सर पर आ गई है क्या? ऑब्लिगेशंस। क्योंकि जब हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ अग्रीमेंट किया था तो उस अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था, क्योंकि तुम्हारे शेयर्स लिस्ट हो चुके हैं, अब तुम्हारी कंपनी में एक पत्ता भी हिलेगा तो तुम्हें हमें वो खबर देनी होगी। तो लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, लिस्टिंग कंपनी के सर पे ऑब्लिगेशन है कि उन्हें हर चीज का डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा। अच्छा, बोर्ड मीटिंग होने वाली है, बताओ। जनरल मीटिंग होने वाली है, बताओ। बोर्ड मीटिंग का कंक्लूजन क्या आया? फेवर में किया, अगेंस्ट में किया, बताओ। जनरल मीटिंग का कंक्लूजन क्या आया, सब आपको बताना पड़ेगा। तो कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसे लिस्टिंग अग्रीमेंट बोलते हैं, और जिस कंपनी ने अग्रीमेंट किया है उसके सर पे ऑब्लिगेशंस होता है, उसे हर चीज का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो ये पूरा चैप्टर आपको डिस्क्लोजर की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट बताएगा। डन? चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पे, क्या लिखा है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो सेबी के एलओडीआर के रेगुलेशन पढ़ेंगे। ये रेगुलेशन किस ईयर में आए? 2015। हम साथ में क्या पढ़ेंगे? सेक्रा एक्ट पढ़ चुके। फिर साथ में क्या पढ़ेंगे? सेक्रा के रूल्स। इन्होंने कहा लिस्टिंग अग्रीमेंट की बातें वहां पर भी हो रखी थी, तो प्लीज वो भी रूल्स भी साथ में थोड़ा देख लेना प्लीज। इनके जो सेक्रा की चीजें पढ़ने के लिए तो उन्होंने कहा लेसन 3 को एक बार गो थ्रू कर लेना। हम लेसन 3 पढ़कर आ चुके। सेक्रा यस, हम चीजें क्लियर कर चुके, पढ़ चुके। डन? आ जाओ। सबसे पहले सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 क्यों आया? अगर मैं आपसे पूछूं क्यों आया, क्या ऑब्जेक्टिव था, तो 2 ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है इसको बस सिंपल सेंस में बता रही, ठीक है, पॉइंट वाइज पैराग्राफ में वो लिखा है। सबसे पहला क्या करने के लिए आया? अलाइन मतलब अरेंज करना, ठीक है। कंपनीज एक्ट, इन्होंने कहा अलाइन करने के लिए आया। क्या अलाइन करने के लिए आया? लिस्टिंग अग्रीमेंट को कंपनीज एक्ट से। मतलब कंपनीज एक्ट है, आईटेक्स कंपनी लिस्ट नहीं है, आईटेक्स कंपनी लिस्ट नहीं है, तो आईटेक्स कंपनी को कौन सा लॉ फॉलो करना है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। आईटेक्स कंपनी कंपनीज एक्ट फॉलो करिए। कंपनीज एक्ट बोलता है मेमोरेंडम बनाओ, आर्टिकल बनाओ, ठीक है। रजिस्टर मेंटेन करना है, ठीक है, कर रहे। मीटिंग कराना है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट ने जितने काम बोले ये कंपनी करिए। लेकिन अब ये आईटेक्स कंपनी अपने आप को लिस्ट करना चाहती है, तो हम चाहते हैं कि लिस्टिंग अग्रीमेंट और कंपनीज एक्ट में दोनों में क्या हो? अलाइन हो, ठीक है। इसीलिए ये सेबी के रेगुलेशन हम एलओडीआर पढ़ रहे हैं। तो सेबी के एलओडीआर के रेगुलेशन इसलिए पढ़े क्योंकि लिस्टिंग अग्रीमेंट को कंपनीज एक्ट के साथ मिलाया जा सके। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, कंसोलिडेट कर सके। कंसोलिडेट मतलब क्या? इकट्ठा एक साथ कर सके। कंसोलिडेट कर सके प्रोविजंस ऑफ एग्जिस्टिंग, पुराने जितने भी लिस्टिंग अग्रीमेंट जो ऑलरेडी चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट को, इनको कंसोलिडेट करने के लिए है। तो 2 ऑब्जेक्टिव है इस रेगुलेशन के आने के। पहला, टू अलाइन ऑल दी क्लॉजेस जो भी लिस्टिंग अग्रीमेंट के हैं कंपनीज एक्ट के साथ मिल जाए। दूसरा क्यों आया? कंसोलिडेट करने के लिए सारी कंडीशन जो डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज के लिस्टिंग अग्रीमेंट में, हम इसे सिंगल रेगुलेशन, मतलब जो भी इधर उधर चीजें हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा करने के लिए ये एलओडीआर आया। तो एलओडीआर क्यों आया? ताकि कंपनीज एक्ट के साथ अलाइन हो सके और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट जो भी रूल्स रेगुलेशन थे उन सबको एक साथ इकट्ठा करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए आया। डन? अलाइन और कंसोलिडेट, ये वर्ड मुझे तुम्हारे आंसर में चाहिए। डन? चलिए, अब ये सेबी एलओडीआर किस किस में लगता है? सेबी एलओडीआर किसे फॉलो करना है? सेबी एलओडीआर उन कंपनीज को फॉलो करना है जिन कंपनी क्या लिखा है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। क्या होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट? आईडीआर। फॉरेन कंपनी हमारी इंडियन मार्केट में है ना, फंड रेज कर रही है तो आईडीआर इश्यू कर रहे हो। फिर क्या लिखा है?
देखो अच्छे प्रेजेंटेशन में एक बार देख लो, स्क्रीन में आ जाओ। सेबी एलओडीआर किस किस में एप्लीकेबल है? अच्छा प्रेजेंटेशन, सेबी एलओडीआर एप्लीकेबल है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। यहाँ इस पूरे चैप्टर में स्पेसिफाइड सिक्योरिटी से मतलब क्या है? इक्विटी और कन्वर्टेबल। हमने एक और चैप्टर पढ़ा था इसॉप चैप्टर, उसमें भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन वहां पे जो इसॉप दे रखा था ना, तो वो उसी चैप्टर में एप्लीकेबल है। हर चैप्टर में डेफिनेशन बदलती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब क्या? इक्विटी और कन्वर्टेबल। ठीक है, साथ में उन्होंने क्या बोल दिया? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड यूनिट्स एंड अदर सिक्योरिटीज। और एक और लिस्ट दे रखी है, आओ। अगर आईटेक्स कंपनी क्या इश्यू कर रही है? नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, मतलब वो डेट सिक्योरिटी जो कन्वर्ट नहीं होंगे। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स है जो कि रिडीम होंगे लेकिन वो भी कन्वर्ट नहीं होंगे। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल मतलब जो लगातार है ना। परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो अलग अलग टाइप ऑफ इश्यूज है। अगर आपकी कंपनी ये इश्यू ला रही है तो आपको सेबी एलओडीआर फॉलो करना है। अगर आपकी कंपनी इक्विटी ला रही है कन्वर्टेबल, तो आपको एलओडीआर फॉलो करना है। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट लेके आ रही है, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट लेके आ रही है, म्यूचुअल फंड यूनिट लेके आ रहे हैं, एनी अदर सिक्योरिटीज, ये सारी जो कुछ भी चीजें आप लेकर आ रहे हो तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के। क्लैरिटी है? बस मैंने प्रेजेंटेशन चेंज किया, सेम ये लिखा है, इंडियन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी रिसिप्ट, नॉन कन्वर्टेबल, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जो मेन बोर्ड में हो, या फिर एसएमई एक्सचेंज। क्या होता है मेन बोर्ड? बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एसएमई अलग से प्लेटफॉर्म थे, यही छोटे लेवल में, या इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, या फिर यूनिट यूज बाय म्यूचुअल फंड, या फिर एनी अदर जो भी सेबी स्पेसिफाइड। क्लियर है? पहली दो चीजें पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया और फिर एप्लीकेबिलिटी पढ़ ली। डन? चलो, the provision of these regulation which become applicable to listed entity basis of the market capitalization। ये वर्ड मुझे तो सुना सुना लग रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या आपको भी लग रहा है? कैसे कैलकुलेट करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन? नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट में कितनी प्राइस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन्होंने कहा लिस्टेड एंटिटी जो भी है, प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन बिकम एप्लीकेबल, ये लिस्टिंग रेगुलेशंस तब एप्लीकेबल होंगे जब लिस्टेड कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ देयर इज अ फॉल सच थ्रेशोल्ड। अगर जो भी लिमिट स्पेसिफाइड है, उस लिमिट स्पेसिफाइड से भी लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर रहे हो, उसके अंदर आ गए। फॉर एग्जाम्पल एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है। क्या दे रखा है? थ्रेशोल्ड। समझना, थ्रेशोल्ड एक लिमिट दे दी कि इस लिमिट को क्रॉस करोगे तो आप पे ये रूल्स रेगुलेशन लगेंगे। आप पर ये रूल्स रेगुलेशन लग गए। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला था 15 करोड़ का आपका प्रॉफिट होना चाहिए, 15 करोड़ का आपका प्रॉफिट था, लिमिट आपका क्रॉस हो गया, आप पे ये सारी चीजें लगेंगी। लेकिन अब आपका 10 करोड़ हो गया, लिमिट से अब आप कहाँ क्रॉस नहीं कर रहे, नीचे हो गए। तो अगर आप लिमिट नहीं क्रॉस करो तब भी आप ये रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होंगे। आओ फिर से लैंग्वेज करें, पढ़ेंगे। द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन बिकम एप्लीकेबल, जो भी हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं वो सारे प्रोविजन एप्लीकेबल है लिस्टेड एंटिटी में, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया शेल कंटिन्यू टू अप्लाई। आप पे ये रूल्स रेगुलेशन कंटिन्यू अप्लाई होंगे सच एंटिटी इवन इफ दे फॉल बिलो सच थ्रेशोल्ड। लिमिट अब एप्लीकेबल जिस दिन हुआ था तब से लग गया, अब ये कंटिन्यू आप पे एप्लीकेबल रहेगा। डन? चलिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल आता है तो दिमाग में क्या क्लिक होता है? बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन प्रिंसिपल से बॉम्बे और नेशनल कॉर्पोरेट वो याद है ना, जनरल कंडीशन हमने पढ़ी थी आईसीडीआर में। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब कि बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से क्या लेने का? अप्रूवल, कि हमारी कंपनी के शेयर्स जो हम इश्यू करें उसे लिस्ट कर लो। जब जब नए नए शेयर्स आते तो लिस्ट कराते हैं। डन? कितने पॉइंट्स दे रखे? ए बी सी, 3 पॉइंट। चलो पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, हर कोई स्क्रीन में देखेंगे, अभी बुक में नहीं देखेंगे, रीड करने का समय दूंगी। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? आईटेक्स कंपनी के शेयर कहां लिस्ट है? ओनली नेशन वाइड एक्सचेंज, दो ही है इंडिया में, बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। डन? नॉट लिस्टेड एनी नेशन वाइड, मतलब बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है, नेशनल लेवल में नहीं है, स्टेट लेवल के छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे मैंने आपको क्या बताया, बड़े लेवल की वेबसाइट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, छोटी वेबसाइट भी तो चलती है ना,
जिनसे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो। तो इन्होंने कहा या तो आपकी कंपनी के शेयर्स कहाँ लिस्टेड है, ओनली नेशन वाइड, बड़े स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है जो नेशनली ट्रेड होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, नेशन वाइड में नहीं है, मतलब लोकल लेवल में, स्टेट लेवल में, छोटे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। या फिर आपकी कंपनी की कहाँ लिस्ट है, नेशन वाइड में भी और अदर, मतलब लोकल स्टेट लेवल में भी। ठीक है, पहला एग्जाम्पल के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री ये नए शेयर इशू कर रही है, तो इसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये एग्जाम्पल किसका है, अगर आप क्या कर रहे हो, नेशनल और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आईटीएस कंपनी अपने अगर शेयर्स लिस्ट करवाने जा रही है तो मुझे दोनों से परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल कहां लेने जाना है, नेशन वाइड एक्सचेंज में। जब आपकी कंपनी नेशन वाइड में ही लिस्ट है तो वहीं पे अप्रूवल लेने जाओगे। डन। चलो दूसरा केस क्या बताया, नेशन वाइड नहीं है। इन इंडिया दिस सिनेरियो इज लेस कॉमन सिंस मेजर ट्रेडिंग हैपेंस ऑन दी बॉम्बे और नेशनल। इन्होंने ये बात तो बोल दी कि अगर आप किसी स्टेट लेवल में, एक बात बता दूं, एमपी का भी स्टॉक एक्सचेंज था, नहीं चल पाया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में थे इंडिया में, तो क्योंकि वो चल नहीं पाए, हमारी इंडिया में दो पॉपुलर है और दो ही काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें साफ बोल दिया इंडिया में ये सिनेरियो अभी क्या हो गया, बहुत कम हो चुका है, क्योंकि ये चीजें अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बोथ नेशन वाइड, ये दोनों के दोनों नेशन वाइड में काम करे, स्मॉलर एक्सचेंज मोस्टली मर्ज, जो छोटे छोटे एक्सचेंज थे धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, इन बड़े स्टॉक एक्सचेंज से आके हाथ मिला लिया, उनके साथ मर्ज हो गए, मतलब छोटा अब एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये वाला सिनेरियो अब हमारी इंडिया में नहीं है। लेकिन इन केस इन्होंने बोल दिया, भविष्य का ध्यान रखते हुए कि कहीं कोई छोटा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अगर आ गया तो यस, अगर आपकी कंपनी के शेयर्स वहां लिस्ट है तो आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल किन से लेनी पड़ेगी, उन छोटे स्टॉक एक्सचेंज से लेनी पड़ेगी। डन। नेक्स्ट क्या लिखा है हेडिंग, दोनों जगह मैं एमपी के भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हूं और कहा हूं, बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो दोनों से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दिस सिनेरियो करेंटली नॉट अप्लीकेबल, सेम बात है, क्योंकि यहाँ छोटा वाला स्टॉक एक्सचेंज तो इंडिया में है ही नहीं ना। सेम इन्होंने बोल दिया एज मोस्ट ट्रेडिंग कॉन्सेंट्रेटेड, भाई सब लोग बड़े इसमें आना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि भैया सामने वाले के लिए इजी हो जाए ना, बॉम्बे और नेशनल, बोथ ऑफरिंग नेशन वाइड रीच। प्रीवियसली कंपनी, पहले जमाने में जो कंपनीज थी वो रीजनल और नेशनल लेवल दोनों जगह अपने आप को करती थी लिस्ट और अप्रूवल भी लेती थी। क्या ये तीनों कंसेप्ट समझ में आए? पहला कंसेप्ट क्या बोलता है, ओनली नेशन वाइड। दूसरा क्या बोलता है, अदर देन नेशन वाइड, और बोथ नेशन और अदर देन। डन। एग्जाम्पल देके मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया। अब फटाफट आपको अभी पढ़ना है, ए बी सी अभी के अभी पढ़ो। और मुझे बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहा है, ए बी सी, फिर उसके बाद का पैराग्राफ पढ़ाऊंगी। हो सके तो हेडिंग लिख लो, याद आ जाएगा। दिखा दूं स्क्रीन में हेडिंग, ये 3 हेडिंग है। बच्चों अब रूल है, जैसे चैप्टर खत्म केस स्टडी केस स्टडी केस स्टडी अपन पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है, पक्का। जो एग्जाम के पहले क्या आता है, 20 मार्क्स या 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। लिख लिया बच्चों, सुबह सुबह हो जाता है, हाँ तो अगर जब जो होगा बस एक बार इन्फॉर्म कर देना, है ना। चल पढ़ाऊं बच्चों, समझ में आ गया। नीचे से फिर क्या बोला, द रिक्वायरमेंट ऑफ इन प्रिंसिपल, जहां इन प्रिंसिपल अप्रूवल आए दिमाग में क्या क्लिक होगा, बॉम्बे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जहां आपकी कंपनी के शेयर लिस्ट है उनसे अप्रूवल लेने का, कि अब नए शेयर और लेके आ रहे, प्लीज आप हमें अप्रूवल दिए इनको भी लिस्ट करने का, ठीक है। चलो इन्होंने कहा जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ले रहे हो ये एप्लीकेबल नहीं है अगर आपका क्या हुआ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट से क्लिक क्या होगा, मर्जर अमलगमेशन। आप लिखोगे अरेंजमेंट वर्ड एग्जाम में
जब आपका आंसर होगा तो मुझे अरेंजमेंट ही चाहिए, लेकिन कंसेप्ट अगर समझने की बात है तो मर्जर अमलगमेशन। मान लो आपकी कंपनी का क्या हुआ, मर्जर अमलगमेशन में, फॉर विच लिस्टेड एंटिटी हैज ऑलरेडी ऑब्टेन नॉन ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आईटेक्स कंपनी ने मर्जर कर लिया, एक तरफ आपकी आईटेक्स कंपनी है और एक तरफ एबीसी, इन दोनों के बीच में क्या हो चुका है, मर्जर। आईटेक्स कंपनी तो ऑलरेडी लिस्टेड थी, अब इन्होंने नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंज से पहले ही ले लिया था। जब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पहले से ले लिया है तो ऊपर वाली बात है आप पर एप्लीकेबल नहीं है, अलग से आपको फिर से लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज आईटेक्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले रहा है अगर नए शेयर इशू कर है, लेकिन क्योंकि मैं मर्जर करने का प्लान कर रही हूँ तो मैंने स्टॉक एक्सचेंज से बोला कि मैं नए शेयर और लेके आऊंगी, इसके लिए आप मुझे नॉन ऑब्जेक्शन एनओसी दे दो। स्टॉक एक्सचेंज ने अगर एनओसी हमें दे दी तो अलग से फिर से अब अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी है पक्का? चलिए यहाँ ये खत्म होता है टॉपिक। आ जाओ, हमारी हेडिंग क्या है, की डेफिनेशन। रेगुलेशन का नाम बताओ, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, पूरा कंप्लीट मुझे आंसर में चाहिए, ठीक है। चलिए की डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे। लिस्टेड एंटिटी से तुम्हें क्या समझ में आता है, जिस कंपनी के शेयर लिस्ट है, जिस कंपनी के शेयर्स लिस्ट है, दैट वाज लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड एंटिटी हैज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी बच्चों सेम सब कुछ, बस इनका पैराग्राफ फॉर्मेट है, मैं बस आपको थोड़ा अच्छे प्रेजेंटेशन में बता रही हूँ। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी मतलब क्या, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब क्या था, इक्विटी और कन्वर्टेबल। वेरी गुड, इन्होंने नीचे भी दे दिया, मत टेंशन लो। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब इक्विटी एंड कन्वर्टेबल। डन। चलो वापस, अगर हम जब ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे उस चैप्टर में मुझे कहीं भी दिखता है डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज, आपके दिमाग में ये 10 बातें आनी चाहिए। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी से मतलब क्या है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के अंदर दो बातें, इक्विटी एंड कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, को सुना सुना से ऊपर लग रहा है, ऊपर पड़ा था ना कि भैया इन पे एप्लीकेबल है, तो डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, परपेचुअल डेट, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव इंडियन डिपॉजिटरी सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी इज यूनिट ऑफ द इशूड बाय द म्यूचुअल फंड, एनी अदर जो भी सेबी स्पेसिफाइड कर दे। मतलब अगर आपसे पूछा जाए सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 किस पे एप्लीकेबल है, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज, तो ये है डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड में सबसे पहला टर्म हमने कहा स्पेसिफाइड, दैट मीन्स इक्विटी एंड कन्वर्टेबल। डन। तो तीन डेफिनेशन समझ में आ गई। अब एक तरफ होती है डेफिनेशन, एक तरफ होता है मीनिंग। डेफिनेशन एग्जैक्ट ऐसा ही, कॉमा जहां लगा वहीं कॉमा होना चाहिए, कॉमा भी नहीं हिलना चाहिए, लेकिन हम क्या याद रखेंगे, मीनिंग। मीनिंग मतलब जो आपको समझ में आया डेफिनेशन से, ठीक है। तो लिस्टेड एंटिटी का मीनिंग क्या समझा, जिस कंपनी के शेयर लिस्ट है। डेसिग्नेटेड मतलब क्या, ये पूरे 10 पॉइंट। स्पेसिफाइड मतलब क्या, इक्विटी और कन्वर्टेबल। चलो, लिस्टिंग अग्रीमेंट अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, किन दो के बीच में होता है, कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज। इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन दी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड एंटिटी, मतलब वो कंपनी की बात हो रही है। ऑन दी एप्लीकेशन दैट एंटिटी टू रिकॉग्नाइज, हम एप्लीकेशन देंगे आईटेक्स कंपनी को, आपकी बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना है, प्लीज हमारे बीच में अग्रीमेंट करो। डन। नेटवर्थ, इन्होंने कहा नेटवर्थ हम नहीं समझाएंगे, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 के क्लॉज 57 में बता के रखा है, प्लीज वही देख लो। चलिए ठीक है, देख लेंगे, सब सेक्शन 57 में दे रखा है। रिलेटेड पार्टी, एक होता है डेफिनेशन, एक होता है मीनिंग। तुम्हें मीनिंग क्या लगता है, रिलेटेड पार्टी मतलब? वेरी गुड, इन्होंने कहा कि भैया हम रिलेटेड की बात करें, सिंपल प्रेजेंटेशन है, बस कुछ नहीं। एनी पर्सन हु इज डिफाइन, हमारे हिसाब से रिलेटेड पार्टी वो है जो कंपनीज एक्ट में बता के रखा है। बात बात में कंपनीज एक्ट बोलते रहते हैं, कंपनीज एक्ट में बता के रखा है, फिर से नहीं बताएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग सेट, पहला क्या बोला, हमारे हिसाब से रिलेटेड पार्टी कौन है, जो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड। दूसरा, वो पर्सन, एनी पर्सन या एनी एंटिटी जो किसका पार्ट है, कंपनी के प्रमोटर के ग्रुप का पार्ट है। यहां तक चीज क्लियर है पक्का? चलो, एनी पर्सन एंटिटी दैट इज अ पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रमोटर ग्रुप। पहला क्या बोला, रिलेटेड पार्टी वो जो कंपनीज एक्ट में। दूसरा, रिलेटेड पार्टी वो भी है जो कंपनी के प्रमोटर ग्रुप से का पार्ट है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं कहूंगी प्रमोटर रॉकी सर और अभिषेक सर, तो मैं रिलेटेड पार्टी हूं, हाँ, क्योंकि मैं प्रमोटर से जुड़ी हुई हूं, रॉकी सर से जुड़ी हुई हूं, रिलेटेड पार्टी।
एनीवन वो सब रिलेटेड पार्टी है हु एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में हम क्या देखेंगे, ओन्ड 20% और मोर ऑफ द कंपनी शेयर, वो भी रिलेटेड पार्टी है जिसके पास कंपनी के 20% तक के शेयर्स है, और वो भी है जिसके पास 10% तक के शेयर्स है फ्रॉम दी अप्रैल 2023। मतलब कि 2023 से पहले 2022 में, 21 में, 2020 में, 2019 में अगर किसी के पास 20% है तो वो रिलेटेड है। लेकिन अगर 2024 या 25 में अगर किसी के पास कितना है, 10% भी है तो वो भी रिलेटेड है। मतलब अगर मेरे पास शेयर्स 2020 में कितने थे, 15% थे, एग्जाम्पल पूछ रही हूँ, अगर 15% थे 2020 में, तो क्या मैं उस टाइम पे रिलेटेड थी? नहीं थी, क्योंकि कम से कम 20 होना चाहिए। आज की डेट में उन्होंने क्या बोल दिया, आज 2025 में 15% है तो मैं भी रिलेटेड हूं। मतलब कि उन्होंने रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन और वाइडर कर दी। डन। आइदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू दी बेनिफिशियल इंटरेस्ट, जो भी सेक्शन कंपनीज एक्ट के 89 में दे रखा है। कुल मिलाकर अब रिलेटेड पार्टी में 3 बातें। पहला, रिलेटेड पार्टी वो है जो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। रिलेटेड पार्टी वो है जो कंपनीज प्रमोटर ग्रुप से पार्ट है, जुड़ा है, बिलोंग करता है। तीसरा पॉइंट, 20% और मोर शेयर होल्ड करके रखा है, 10% और मोर फ्रॉम दी 1 अप्रैल 2023। बस मैंने एक साथ बता दिया है, ये आधा अधूरा बताते हैं। यहां बताया पहली बात, फिर ये बताया पार्ट, और ये तीसरा। डन। और 89 यहां तक। डीम टू बी रिलेटेड पार्टी, प्रोवाइडेड फर्दर डेफिनेशन शेल नॉट अप्लाई द यूनिट ऑफ दी, क्या बोला भैया, देखो सीन क्या है, म्यूचुअल फंड। अब जरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। ये है हमारा म्यूचुअल फंड और ये हो तुम लोग। भाई तुमने पैसा दिया म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड ने किस में लगाया, एक सिचुएशन, और दूसरी क्या है ये। अगर तुमने डायरेक्टली कंपनी में 20% खरीदा तो तुम रिलेटेड हो। लेकिन भाई तुमने म्यूचुअल फंड में दिया, म्यूचुअल फंड ने पता नहीं किस कंपनी में लगाया, और ऐसी कंपनी में लगा दी जिसमें हम रिलेटेड थे। हमें नहीं पता है ना ये सब, हमने थोड़ा ना लगाया। यहां तुम्हें पता है क्योंकि तुमने खरीदा है, यहां तुम्हें कुछ भी पता नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि वो कब लगाते कब हटा देते, म्यूचुअल फंड गेम खेलता रहता है। तो कुल मिला के उन्होंने कहा ये वाली बातें म्यूचुअल फंड में एप्लीकेबल नहीं है। क्लैरिटी है। अब पूरा का पूरा केस ना, सारी चीज को हटा दिया जाएगा, म्यूचुअल फंड के यूनिट में पूछ लिया जाएगा, बोल दिया जाएगा उसमें 20% की होल्डिंग। अब तुम बताओ, तुम बोलोगे बिल्कुल रिलेटेड पार्टी है क्या, क्योंकि हम उसे ध्यान ही नहीं देंगे, केस में पूछ लिया जाएगा। डन। चलो बड़े आगे क्या लिखा है, लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अभी नहीं पढ़ाऊंगी, बाद में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, चल पढ़ाऊंगी आराम से। अभी तक क्या क्या पढ़ा, बहुत बड़ी डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया चैप्टर, और चैप्टर में हमने क्या समझा, ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव। पहला क्यू आई एस बी एल ओडीआर अलाइन करें, किसको किससे, लिस्टिंग अग्रीमेंट को कंपनीज एक्ट से। डन। सेकंड पॉइंट, कंसोलिडेट करने के डिफरेंट 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 प्रोविजन को एक साथ, इन्होंने कहा लिस्टिंग अग्रीमेंट और कंपनीज एक्ट को एक साथ, अलग अलग को कंसोलिडेट। डन। सेकंड क्या पढ़ा, एप्लीकेबिलिटी पढ़ा, एप्लीकेबल डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी, उसकी पूरी 10 पॉइंट की लिस्ट बताओ, 10 पॉइंट। स्पेसिफाइड, इसके अंदर 2 पॉइंट। वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए। उसके बाद बताओ क्या पढ़ा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल कहां कहां लेनी, अगर आपके शेयर्स कहां लिस्ट है, ओनली नेशन वाइड अप्रूवल ले लो। सेकंड, नेशन वाइड में नहीं है, अदर देन ले लो, लेकिन इंडिया में ये सिचुएशन बहुत कम है। तीसरा, दोनों दोनों से ले लो, लेकिन ये भी सिचुएशन कम है क्योंकि हमारे देश में बस नेशन वाइड ही ज्यादा पॉपुलरली चल रहा है। डन। फिर हमने डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन में हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी। अब फाइनली हमने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन छोड़ दिए जिसमें घुमा फिरा के बहुत केसेस पूछे जाते हैं, तो जब मैं ये डेफिनेशन कराऊंगी तो केसेस के साथ पढ़ेंगे। ठीक, अभी नहीं। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, जितनी लिस्टेड कंपनी है, जितनी लिस्टेड एंटिटी है, इन सब की ऑब्लिगेशंस। अभी उन्होंने ऑब्लिगेशन बताई नहीं है, बस तुम्हें क्या दे रखा है, हेडिंग हेडिंग देके तुम्हें डराया है। इन्होंने कहा कि कुछ कॉमन ऑब्लिगेशन होती है जो किस पे लगती है, सारी लिस्टेड कंपनी।
इन्होंने कहा कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं जो बस उन कंपनीज में लगेंगी जो कंपनी क्या इश्यू कर रही है, स्पेसिफाइड भूल गया, जो क्या इश्यू कर रही है, स्पेसिफाइड। आईटेक्स कंपनी को कॉमन ऑब्लिगेशंस तो लगेगी, लगेगी सबको लगेगी। हम ये मान के चलते हम सब अलग अलग कंपनी है, हम सबको क्या लगेगी, कॉमन ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर किसी कंपनी ने क्या इश्यू किया है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब इक्विटी और कन्वर्टेबल या फिर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, तो तुम्हें अलग टाइप की और एक्स्ट्रा एडिशनल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? चलिए मैं मान के चलूं कि जयश्री ने स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू किया, ठीक है, और नॉन कन्वर्टेबल, तो इसे एडिशनल, कॉमन भी करनी पड़ेगी और एडिशनल, ठीक है। चलो अनुप्राशा ना, अनुप्राशा ने क्या किया, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, तो उसको और अलग एडिशनल। शाश्वत ने स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आइदर नॉन कन्वर्टेबल या फिर डेट वाली या फिर रिडीमेबल, अलग। और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट अनुष्का ने अलग। मतलब हम अलग अलग ऑब्लिगेशन पढ़ेंगे, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट के लिए अलग, सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के लिए अलग, अगर म्यूचुअल फंड यूनिट इशू करी तो अलग। मतलब कॉमन ऑब्लिगेशन सब में अनुष्का ने इंडियन डिपॉजिटरी किया और इसने स्पेसिफाइड, तो इसकी अलग होगी और इसकी अलग होगी, और मैं कॉमन, हम तीनों में कॉमन लगेगी, यस और नो, और इसमें स्पेसिफाइड की डिफरेंट और इसमें इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की डिफरेंट, लेकिन कॉमन 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 हम तीनों को लगेगी। तो इन्होंने कहा कि हम ये सब समझेंगे पूरी डिटेल में, लेकिन सबसे पहले कॉमन ऑब्लिगेशन समझेंगे। तो यहाँ लिस्ट चालू होती है कॉमन ऑब्लिगेशन की। हर लिस्टेड कंपनी को ये कॉमन ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ेगी, इसीलिए रेगुलेशन का नाम क्या है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, और ये पूरी ऑब्लिगेशन की लिस्ट थी। एंड डिस्क्लोजर मतलब ऑब्लिगेशन, कुछ शर्तें हैं जो हमारी माननी पड़ेगी, ऑब्लिगेशन है और साथ में अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब क्या आपको रेगुलेशन का नाम समझ में आए, डन डन डन। चलो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चले कॉमन जनरल ऑब्लिगेशन है जो हर लिस्टेड कंपनी को, जयश्री, अनुष्का, मुझे, हम तीनों को फॉलो करना है। चलिए फॉलो करते हैं, बस हेडिंग हेडिंग पढ़ना। क्या लिखा है, कौन होता है ये, कौन सा वाला, एक लपड़ मारा, कंप्लाइंस ऑफिसर जॉब, एक कंपलसरी जॉब वाला सीएस हर लिस्टेड कंपनी को रखना ही पड़ेगा। अब चाहे तुम स्पेसिफाइड करो, चाहे इंडियन डिपॉजिट करो, कुछ भी करो, गुड। अगर जॉब करोगी तो, अगर प्रैक्टिसिंग का प्लान है तो अपनी दोस्त को बना देना, ठीक है। चलो कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे किसको जॉब करना चाहिए, किसको ये, है ना, डिटेल में करेंगे, अभी नहीं, पहले पढ़ लो, समझ लो, अपने आप को समझ लो, ठीक है। हिज हर ऑब्लिगेशन, आपको सीएस को अपॉइंट करना है कंप्लाइंस ऑफिसर। आप हो गया, कैसा हंसता है रे, वापस आओ, कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करना है। चलो अब कंप्लाइंस ऑफिसर कौन बन सकता है, हर लिस्टेड कंपनी को कंप्लाइंस ऑफिसर कंपलसरी अपॉइंट करना है। अपॉइंट करना है क्वालिफाइड सीएस, क्या प्रैक्टिसिंग कहीं भी लिखा, अगर लिखा है क्वालिफाइड सीएस तो मतलब जॉब एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर जो कि रिस्पॉन्सिबल है। आओ क्या काम है, बीइंग अ सीएस एज अ जॉब, जब आप कंप्लाइंस ऑफिसर की पोजीशन में आओगे तो तुम्हें एंश्योर करना है क्या, कंफर्मिटी, रेगुलेटरी प्रोविजंस। बच्चों एलओडीआर बस पढ़ रहे हो क्या, कितने सारे रेगुलेशंस पढ़ लियो और पढ़ने भी बचे हैं। तो सारे रेगुलेटरी प्रोविजन, रेगुलेटर कौन है, सेबी, इसके अलावा और भी जो रेगुलेटर है, बैंक के अलग घूम रहे जो भी, बीइंग अ सीएस, बीइंग अ कंप्लायंस ऑफिसर, सारे रेगुलेटरी के प्रोविजंस आपको कंफर्म करना है। जो भी आपकी जिस कंपनी में आप एज अ कंप्लायंस ऑफिसर हो, वो लिस्टेड एंटिटी, इन सब में जो लगने वाला है तुम्हें वो कंफर्म करने। तो कोई अच्छे प्रेजेंटेशन बता दो, ये अच्छा प्रेजेंटेशन। अपॉइंट करना है कंप्लायंस ऑफिसर, इस कंप्लायंस ऑफिसर को क्या बोलते हैं, लाइसेंस ऑफिसर। लाइसेंस मतलब क्या होता है, बीच के गैप को जोड़ता है ना, लिंक करवाता है। एक लिस्टेड कंपनी अपॉइंट करेगा कंप्लायंस ऑफिसर जो कि ओनली सीएस होता है। कंप्लायंस ऑफिसर कोई और नहीं बन सकता, उसकी क्वालिफिकेशन ही सीएस है। आपको सबसे पहले सारे के सारे लिस्टिंग रेगुलेशंस फॉलो करने, आपको कोऑर्डिनेट करवाना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ स्टॉक एक्सचेंज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें स्टॉक एक्सचेंज को पहुंचानी है क्योंकि हमें डिस्क्लोजर देना है। इंश्योर करना है करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब
सारे जितने भी स्टेटमेंट एकदम ट्रू दिए आपने, या फिर क्या करना है, इन्वेस्टर्स की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको रिड्रेस करना है। चार चीजें, कितनी चीजें ये शॉर्ट में बताया भी है ना। पहला क्या है, लिस्टिंग कंप्लाइंसेस करना है। दूसरा कोऑर्डिनेट करना है, किस किस के बीच में, एक तरफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, जितने भी स्टेटमेंट दे रहे ट्रू फेयर देने का, और सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व। ये शॉर्ट वर्जन में अगर तुम्हें याद हो गया है तो बस इन्होंने ये खींच के लिखा है, लेकिन नंबर तो खींचने के मिलते हैं। आओ चलो पढ़े। पहला बता रही, कंफर्म करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि रेगुलेटरी प्रोविजंस जितनी भी लिस्टेड एंटिटी पे है, इन द लेटर एंड द स्पिरिट, रिटर्न फॉर्म बोलना चाह रहा है वो, जो भी लिखित वर्जन जो भी आपके लिस्टिंग अग्रीमेंट में है वो सब रिटर्न फॉर्म जो भी है, ठीक है, वो आपको कंप्लाई करना है, पहला। दूसरा, कोऑर्डिनेशन करवाना है और साथ में रिपोर्टिंग करनी है। किसके बीच में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज। दो डिपॉजिटरीज के नाम बताओ, एनएसडीएल और सीडीएसएल। दो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के नाम बताओ, बीएसए और एएससी। बोर्ड मतलब सेबी। साफ इन्होंने बोला सुनो कोऑर्डिनेशन करो, सॉरी बोर्ड नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ सिंगल बोर्ड है, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, सेबी है, सॉरी सेबी है। कोऑर्डिनेशन रिपोर्टिंग, सेबी को रिपोर्टिंग करने का, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करने का, और तीसरा क्या, डिपॉजिटर्स को इंश्योर करना, क्या, करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करो और साथ में फाइल करो, मॉनिटर करो, क्या, ईमेल एड्रेस, जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल डिवीजन, जो भी शिकायत, याद है स्कोर एक प्लेटफॉर्म होता था, स्कोर प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास शिकायत आती थी, भैया कंपनी को रिप्लाई करना है। जब कंपनी को रिप्लाई करना है कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना है। तुम्हें क्या लगता है कंपनी के पीछे कौन बैठा रिप्लाई करने के लिए, कंप्लायंस ऑफिसर, ये रिप्लाई करेगा, इसको ध्यान देना है। अगर उसे लग रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या किसी से कोई रिपोर्ट लेकर पहुंचानी है तो पहुंचाना है, ठीक है। पहला कंफर्म करना है, कोऑर्डिनेट करना है, इंश्योर करना है, करेक्ट प्रोसीजर और मॉनिटरिंग करना है, डन। नालायक, क्वेश्चन रीड करो, चलो। आईटेक्स कंपनी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, 3 डायरेक्टर, रॉकी सर, मैं, अभिषेक सर। अब इस आईटेक्स कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं, क्या मैं कंप्लायंस ऑफिसर बन सकती हूँ इस आईटेक्स का, यस और नो? मैं कंप्लायंस ऑफिसर बन सकती हूँ, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं दे रखी है, यस मैं एलिजिबल हूँ। बात समझ में आ गई? तो आंसर है यस मैं बन सकती हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ और कंप्लायंस ऑफिसर भी। बात समझ आए? क्योंकि कंप्लायंस ऑफिसर क्या, एम्प्लॉय है, डायरेक्टर क्या, एम्प्लॉय है, हाँ, सीईओ। कंप्लायंस ऑफिसर कौन बन सकता है, ओनली सीएस। क्या ये बात समझ में आ रही है? तुमने पूछा डायरेक्टर बन सकता है सीएस, हाँ। सीईओ बन सकता है, हाँ, कोई भी बन सकता है, क्योंकि आप कंप्लायंस ऑफिसर कैसे बनते हो, सीएस बन नहीं सकता, कंप्लायंस ऑफिसर लिखना है, सॉरी, ठीक है। कंप्लायंस ऑफिसर बनने की सीधी क्वालिफिकेशन क्या है, जिस डायरेक्टर को बना रहे हो ना वो सीएस होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, मेन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सीएस। अब वो बन सकते हैं, क्लैरिटी है, डन। हेडिंग बताओ, एक मिनट रुक जाओ, हम पढ़ क्या रहे, कॉमन ऑब्लिगेशन, सारी कंपनी को फॉलो करना है, हर कंपनी को अपना एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है, डन, क्योंकि कॉमन है। दूसरा कॉमन क्या है, सुनो कंपनी, तुम लिस्टेड कंपनी हो, तुम्हारे शेयर तो इधर उधर ट्रांसफर होते रहेंगे, तुम्हें कंपलसरी क्या अपॉइंट करना है, शेयर ट्रांसफर एजेंट। सीएसबी शेयर ट्रांसफर एजेंट का रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि शेयर ट्रांसफर एजेंट क्या होता है, शेयर जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं वो सारी प्रोसेस कराना। लिस्टेड एंटिटी अपॉइंट करेगा शेयर ट्रांसफर एजेंट और मैनेज करेगा कि शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस। आईटेक्स कंपनी ने अपना इन हाउस एक एजेंट अपॉइंट कर लिया कि तुम पूरे ट्रांसफर की डीलिंग करो, तो वो सीएस भी काम कर सकता है, अदर देन सीएस भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि कंपलसरी सीएस, कंप्लायंस ऑफिसर तो ओनली फॉर सीएस, डन। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन करना, किन के साथ, वो सारे इंटरमीडिएटरीज जो रजिस्टर्ड है सेबी के पास। मतलब हर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, हर कंपनी को कोऑपरेशन करना पड़ेगा
सबमिट करना पड़ेगा करेक्ट एडुकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरमीडियरीज रजिस्टर्ड। जो भी इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड है सभी लिस्टेड कंपनी कोऑपरेट करेगी एंड सबमिट करेगी एडुकेट इंफॉर्मेशन सारे इंटरमीडियरीज को बीच के जितने भी। हमने मर्चेंट बैंकर क्या पढ़ा था जरा बताओ? लीड मैनेजर रजिस्टर्ड सेबी के पास, मर्चेंट बैंक के इंटरमीडियरीज है। तो अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझो। लिस्टेड कंपनी शेल कॉपरेट एंड सबमिट करेक्ट एंड एडुकेट इंफॉर्मेशन टू इंटरमीडियरीज का एग्जाम्पल मैंने बोल दिया मर्चेंट बैंकर। तो हर लिस्टेड कंपनी को मर्चेंट बैंकर के साथ कॉपरेट करना है और उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन एडुकेट इंफॉर्मेशन देना है। समझे? तो जितने इंटरमीडियरीज है जो डील करें, इवन डिपॉजिटरी भी क्या है? इंटरमीडियरीज है। तो ये इन सारी इंटरमीडियरीज को करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है, इनके साथ कोऑर्डिनेट प्रॉपर करना है हर लिस्टेड कंपनी को। ये कॉमन ऑब्लिगेशन है। डन? क्लैरिटी है? एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया जैसे कि सेबी के इंटरमीडियरीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्या काम था इस एजेंसी का? रेट करना कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी कि भैया कितना पैसा रिटर्न कर पाएगी। अगर ये एजेंसी अगर हमें रेट कर रही है तो हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, नहीं तो हमें कैसे रेटिंग देगी। नेक्स्ट रजिस्ट्रार टू इश्यू, नेक्स्ट शेयर ट्रांसफर एजेंट, इन सबको साथ सही इंफॉर्मेशन देने का। डन? हम कॉमन ऑब्लिगेशन पढ़ रहे, कितनी कॉमन ऑब्लिगेशन हो गई? 3। पहला कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना, दूसरा शेयर ट्रांसफर एजेंट, तीसरा कोऑपरेट करना। डन? चौथा क्या लिखा है? सुनो लिस्टेड कंपनी तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखना है। लिस्टेड एंटिटी तुमको पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि तुम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिजर्व करके रख रहे हो। प्लीज 2 कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट है, एक होते हैं परमानेंट कैटेगरी के और एक होता है टेम्परेरी। परमानेंट मतलब कि लाइफ टाइम आपको डॉक्यूमेंट संभाल के रखना है। टेम्परेरी मतलब कि बस 8 साल संभालो, जैसे 8 साल खत्म कर दो उसको, कोई पूछेगा भी नहीं। तो 2 टाइप के डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप दोगे कि परमानेंट में क्या क्या है और 8 इयर्स की डेडलाइन में आपने टेम्परेरी बेसिस में क्या रखा है। तो प्लीज इसकी पॉलिसी आपको बनाना है हर लिस्टेड कंपनी को कॉमन ऑब्लिगेशन। डन? नेक्स्ट ये क्या लिखा है? आप चाहो तो, जमाना बदल चुका है भाई, है ना? कब तक रजिस्टर मेंटेन करोगे? आ जाओ सिस्टम सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड। फाइलिंग करनी है इंफॉर्मेशन की। सुनो लिस्टेड कंपनी तुम्हें क्या करना है? रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, फाइलिंग्स, एनी अदर इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना है समय समय पर। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जहां तुम्हें करना है करो, जो भी सेबी ने बोल रखा है। तो स्टॉक एक्सचेंज को समय समय के सारी फाइलिंग करोगे, फाइलिंग का काम करना है कॉमन ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? अरेंजमेंट से क्या क्लिक होता है? मर्जर अमलगमेशन। ठीक है, चलो। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, लिस्टेड एंटिटी इंश्योर, लिस्टेड एंटिटी को इंश्योर करना पड़ेगा आपका जो भी अरेंजमेंट अमलगमेशन मर्जर रिकंस्ट्रक्शन रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सेट्रा टू प्रेजेंट आपको ट्रिब्यूनल को देना पड़ेगा डज नॉट इन एनी वे वॉयलेट ओवरराइड लिमिट। समझो, आपकी कंपनी मर्जर कर रही है, आईटेक्स कंपनी किसके साथ मर्जर कर रही है? एबीसी कंपनी के साथ। तुम दोनों जो, हाँ कोई बात नहीं इधर ही रहो, ठीक है, एक स्कीम तैयार करी। उस स्कीम को मर्जर अमलगमेशन की स्कीम, प्लान, सिंपल भाषा में बोलूंगी प्लान, लेकिन यहाँ पे प्लान नहीं बोला जाता, स्कीम बोला जाता है उसे। एक प्लान तैयार किया गया कि आईटेक्स कंपनी एबीसी की अगर मर्जर करती है तो आईटेक्स एबीसी कंपनी के एम्प्लॉइज कैसे जॉब करेंगे, यहाँ पर कितनी उनको सैलरी मिलेगी, क्या उनका पोजीशन होगा, इनके जो शेयर होल्डर उठ के आएंगे उन शेयर होल्डर का क्या रहेगा। तो ये स्कीम में सब कुछ लिखा रहता है, इसलिए स्कीम बोला जाता है। सिंपल भाषा में क्या बोलूंगी? प्लान। तो जो भी आपका प्लान है उसको प्लीज एनसीएलटी को प्रोवाइड करो और उस प्लान में कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, प्लान में कुछ भी वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, कुछ भी ओवरराइड, कुछ भी गलत बात नहीं होनी चाहिए कि एकदम तुमने बोल दिया भैया यही होगा इससे ज्यादा नहीं, काम करना तो इसी शर्त में करो नहीं तो नहीं करो, ऐसा कुछ भी ओवरराइड बात नहीं लिखोगे। कुछ भी उसने लिमिट सिक्योरिटी लॉ के अगेंस्ट या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक के कुछ भी गड़बड़ बातें नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर आपकी कंपनी मर्जर अमलगमेशन की स्कीम आती है तो आपकी स्कीम एकदम अच्छी होनी चाहिए, वॉयलेशन ना करे इन सारे लॉस का। क्लैरिटी? पक्का? नेक्स्ट क्या लिखा है? कॉमन ऑब्लिगेशन, सारे लिस्टेड कंपनी अपने शेयर होल्डर को या तो दे रही है डिविडेंड, या तो कुछ इंटरेस्ट का पैसा दे रही है, या रिडम्पशन या रीपेमेंट में पैसा दे रही है, कुछ भी अगर दे रही है तो हर लिस्टेड कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही ये पेमेंट फैसिलिटी देना है। वो इलेक्ट्रॉनिक मोड जो आरबीआई बताएगा, आरबीआई जो बोलेगा भैया उसमें दे दो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो दूसरा तरीका भी है, चेक समझते हैं?
और ऐसे एक वारंट भी होता है, ब्लैंक चेक काइंड ऑफ होता है ना। तो वारंट या फिर चेक इशू करेंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड पॉसिबल नहीं हो रहा है, कैश मत देना, या तो इलेक्ट्रॉनिक दोगे या तो चेक या वारंट दोगे, ठीक है। फर्दर अगर अमाउंट कितने से ज्यादा है डिविडेंड का, 1500, सिंपल भाषा में क्या बोलूं, 1500, 1500 से अगर ज्यादा है तो पेबल एट पार, क्या बोला, चेक देना। और चेक कैसे, स्पीड पोस्ट करने का। क्लैरिटी, पढ़ के आ रहे वापस वापस। हर कंपनी अपनी डिविडेंड अपना इंटरेस्ट कुछ भी दे रही है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में देगी जो आरबीआई ने बताया। इलेक्ट्रॉनिक मोड पॉसिबल नहीं है तो बताओ क्या करोगे, चेक दे देना और वारंट दे सकते। लेकिन अगर 1500 से ऊपर का अमाउंट है तो वो चेक वारंट स्पीड पोस्ट के थ्रू देने का, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग, लिस्टेड कंपनी सारी प्रॉब्लम को तुरंत ही करो, नॉट लेटर देन। इसमें तो उन्होंने अलग से टाइम दे दी, कितने दिन, 21 डेज। कहां से, जिस दिन आपको प्रॉब्लम रिसीव हुई, प्रॉब्लम इन्होंने रिटर्न फॉर्म में आपको भेजा, वहां से 21 डेज के अंदर लिस्टेड एंटिटी सबसे पहली फुर्सत में अपने आप को स्कोर प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड कराओ, ताकि शिकायत आपके पास स्कोर प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आ सके। कंपनी को भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक। फीस अदर चार्जेस पेड टू रिकॉग्नाइज कॉमन ऑब्लिगेशन। जितनी कंपनी लिस्टेड है, तुम्हें क्या लग रहा है फ्री फोकट में लिस्ट हो, लिस्टिंग की होती है हर साल एक फीस पे करना पड़ेगा। भारी लग रहा है तो मत रहो लिस्ट, छोड़ दो, फीस तो देना पड़ेगा। तो लिस्टेड कंपनी शेल पे फीस चार्जेस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अगर नहीं फीस पे करोगे, एक मौका, दो मौका, तीन मौका, फिर तो तुम्हें बोल दिया जाएगा भग जाओ यहाँ से, कोई मतलब की नहीं, पैसे नहीं दे पा रहे, क्या ही लिस्ट रहोगे। 9 कितने ऑब्लिगेशंस पड़ी, कॉमन ऑब्लिगेशंस। बस हेडिंग हेडिंग बताओ, पहला क्या है, दूसरा, तीसरा कॉपरेशन करना इंटरमीडिएट्स के साथ, चौथा प्रिजर्व करके रखना है। दो कैटेगरीज होती है प्रिजर्व करने की, परमानेंट और टेम्परेरी, जिसमें टेम्परेरी 8 ईयर्स बोल रखा है। फिफ्थ पॉइंट, फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टॉक एक्सचेंज को सारी इंफॉर्मेशन देने का जो भी स्पेसिफाइड है। 6 स्कीम, आपकी स्कीम में कुछ भी गड़बड़ बात नहीं होनी चाहिए। 7 डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दोगे, नहीं है पॉसिबल, चेक दे दो। कितने का चेक है, 1500 से ज्यादा है, स्पीड पोस्ट करने का। इसका मतलब 1500 से कम का है तो एवे से भी दे सकते हैं, और एवे से कभी नहीं देना चाहिए, पैसे वैसी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है। 8 सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। 21 डेज कहां से, जब भी रिसीव्ड हुई। 9th पॉइंट, फीस तो देने का, क्लैरिटी, बोलो हाँ, मर गए हो, गुड, नहीं मरे हो पढ़ाऊंगी, चलो। 1:30 बजे तक तो मेरी क्लास है, उसके बाद फिर तुम्हारा अलग से टेस्ट है, जो हमने केस स्टडी डिस्कस किए थे। 5 मिनट का ब्रेक दे दिया, चलो। चलो हेडिंग क्या लिखा है, की प्रोविजंस, की प्रोविजन, की इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट की प्रोविजन, ठीक है। पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड, रिलेटेड किससे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जरा बताओ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, याद आ रहा है क्या था ये गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चलो आज फाइनली समझेंगे ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है ना। चलो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या आ रहा है। इन्होंने कहा रेगुलेशन, हम एलओडीआर रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, सुनो। सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 17 से लेकर रेगुलेशन नंबर 27 तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं बताऊंगी, लेकिन कहां से कहां तक, 17 से लेकर 27। रेगुलेशन नंबर 46 का सब रेगुलेशन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, समझ में आया। ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करता है। और सेबी एलओडीआर का शेड्यूल 5 का पैरा सी डी ई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करता है। बस मैंने थोड़ा अच्छे से सिस्टमैटिक दे दिया है, ये आपकी बुक में यहां लिखा है, दिख रहा है। सर्टेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जो रेगुलेशन 17 से 27 पहला पॉइंट। दूसरा थोड़ा उल्टा लिखा जाता है ना, क्लॉज B1 रेगुलेशन 46 का सब रेगुलेशन 2, मैंने इसको सीधा लिख दिया, सिंपल कर दिया। पैरा सी डी ई ऑफ शेड्यूल 5। तो कुछ सर्टेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम यहाँ पे पढ़ने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट जो ये 3 पढ़ने वाले। क्या ये बात समझ में आई?
लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब लॉज, प्रोसीजर, practice, implicity, rules determine a company ability to take informed managerial decision. कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो सारे लॉ है, प्रोसीजर्स है, रूल्स हैं जो हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं? इन्फॉर्म्ड मैनेजरियल डिसीजन, मतलब मैनेजमेंट में जो कुछ भी हम डिसीजन ले रहे हैं, वापस मैनेजमेंट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजंस लेते हैं वो इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन को ध्यान पे रखे। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। तो इसी को हम गुड बोल देते हैं जब चीजें अच्छे से फॉलो की जाती है। आपकी आईसीएसआई ने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन दी है। उनके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, मतलब यहाँ पे पूरे मैनेजमेंट की बात हो रही है। मैनेजमेंट लॉ फॉलो करके डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, दैट्स इट। कंप्लायंस ऑफ द लॉ, ये बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैसे आएगा? जब आप क्या करोगे? सारे के सारे लॉस का कंप्लायंस इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट, ठीक है। एडहेरेंस मतलब क्या? फॉलो करना। क्या फॉलो करना? एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द इफेक्टिव मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ एंड डिस्चार्ज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ ना बच्चों, हमारा मैनेजमेंट, कंपनी का पूरा मैनेजमेंट ना सही तरीके से चल रहा है। और सही तरीके से कैसे चलता है? सही तरीके से तब चलता है जब हम सारे लॉ को कंप्लायंस करते हैं। सही तरीके से तब चलता है जब हम एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। सही तरीके से तब चलता है जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं सारी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ में आ रही है? मतलब लॉ फॉलो करना। स्टेक होल्डर, वेरी गुड। शेयर होल्डर समझते पहले बताओ। शेयर होल्डर मतलब क्या? जिसने शेयर सर्टिफिकेट है, दैट वाज शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर भी, शेयर होल्डर भी स्टेक। स्टेक मतलब जिसका भी कंपनी से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, ठीक है। इंटरेस्ट जुड़ा है। अब वो इंटरेस्ट पैसे से भी रिलेटेड हो सकता है। जैसे क्या शेयर होल्डर का इंटरेस्ट होता है शेयर होल्डर में? हाँ, उसका पैसा लगा है। क्या क्रेडिटर का होता है? हाँ, उसने पैसे उधार में दिया है। डिवेंचर होल्डर, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब। स्टेक होल्डर मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट जुड़ा है कहीं ना कहीं कंपनी से, दैट वाज स्टेक। उसका स्टेक है, उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्म है, शेयर होल्डर नैरो। शेयर होल्डर मतलब शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन स्टेक होल्डर में क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं, किसी का भी जिसने गारंटी दी है, गारंटर भी आ जाते हैं कि भैया कंपनी जब वाइंड अप होगी तो हम गारंटी दे रहे हैं कि इतना पैसे देंगे, तो वो भी स्टेक होल्डर है। तो कुल मिला के स्टेक मतलब जिसका कंपनी से कोई भी इंटरेस्ट जुड़ा हो। डन। तो इन्होंने कहा कि सस्टेनेबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल द स्टेक होल्डर, जिनका भी इंटरेस्ट कंपनी से जुड़ा उन सब के डेवलपमेंट, उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लैरिटी है? तो अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं दे रखी है। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैसे अचीव होगी? कंप्लायंस ऑफ द लॉ, एथिकली फॉलो करोगे स्टैंडर्ड, तो सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, प्रॉपर लॉ को ध्यान पे रख के अगर आपने काम किए तो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। और अब जो हम सेक्शन 17 से लेकर 27 जो बीच बीच में हम जो पढ़ेंगे, ये आपको यही तरीके बताएंगे कि भैया कैसे अच्छे से मैनेजमेंट चलेगा। ठीक है। तो 17 से स्टार्ट होता है कि मैनेजमेंट कैसे अच्छे से चलेगा। इन्होंने कहा सबसे पहले तो मैनेजमेंट बनाओ, यही इन्होंने लिखा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विजन, मिशन, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव, स्मार्ट गोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनकी कमिटीज, लीगल रेगुलेटरी, ये सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो अपने आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ जाएगा। डन। रेगुलेशन नंबर 17 से स्टार्ट होता है। स्टार्ट करें। एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कब होगा? जब आपके सारे कंप्लायंसेस होंगे। ये कंप्लायंसेस फॉलो करवाने वाला कौन है? कंप्लायंस ऑफिसर। ये किसकी हेल्प से कर पाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कुल मिला के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से काम करवाता है। अगर इस आईटेक्स में अगर मैं कंप्लायंस ऑफिसर हूं तो मुझे रॉकी सर, अभिषेक सर से क्या करवाने हैं? काम ही करवाने हैं कि देखो सर आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ऐसे फॉलो करनी, तो मैं पॉलिसी बनाऊंगी, लेकिन इंप्लीमेंट ये सब कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सबसे पहले कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन वापस, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन होगा। अगर चाहते हो ना अच्छा हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो बोर्ड टीम में अच्छे लोग होने चाहिए, हर लोगों का प्रपोर्शन होना चाहिए। आओ थोड़ा सा समझे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होने चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का मिक्स होना चाहिए।
एटलीस्ट उसमें क्या होनी चाहिए, हम कह रहे एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव भी रखो, लेकिन क्योंकि आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज विमेन भी होती हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करने वाला हमें विमेन चाहिए, तो इन्होंने बोल दिया एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव तो होना चाहिए और साथ में एक विमेन डायरेक्टर हमें चाहिए, एक से काम चल जाए, एक से ज्यादा रखना है तो आपकी इच्छा। तो आईटेक्स में एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव रख रहे हैं और एक विमेन डायरेक्टर रखना है। अभी हम पूरा बनाएंगे, ठीक है। एंड कितने, नॉट लेस देन, मतलब कम से कम 50% जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे क्या होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हम आपकी टीम में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्यादा चाहते हैं। अभी यहाँ पे रुक जाओ, पहले मुझे आपको समझा देने दो दीदी, ये एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, इसको समझे पक्का। एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहीं भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन जनरली लोग क्या समझते हैं ये मुझे आपको समझाना है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जो फुल टाइम देता है, नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब पूरा फुल टाइम नहीं देता भाई। चलिए फुल टाइम, रॉकी सर फुल टाइम दे रहे, अभिषेक सर फुल टाइम दे रहे, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कौन आ गया, रॉकी सर और अभिषेक सर। पार्ट टाइम, पार्ट टाइम हमने बना दिया किसको, साक्षी मैम को, कि वो पूरा टाइम नहीं दे रही है, वो पार्ट टाइम दे रही है, आधा टाइम दे रही है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन हो गई, साक्षी मैम ने सॉरी प्रिया मैम को बना रहे, ठीक है। वो आधा समय देती है, काम वाम देखती है, निपटा के चले जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो फुल टाइम दे रहा है और नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब जो पार्ट टाइम। रॉकी सर अभिषेक सर क्या हो गए, फुल टाइम। प्रिया मैम क्या हो गई, पार्ट टाइम, जब काम होगा तब आएंगे नहीं तो नहीं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, डे टू डे पूरी हैंडलिंग्स देखते हैं, और ये क्या कहते हैं, इनके हैंड ऑन रहते हो, इनके ऑफ रहते हैं, पूरे डे टू डे काम नहीं देखते, ऐसे चिल्लर पिल्लर डिसीजंस नहीं लेने आते, ठीक है। कभी कभार इंपॉर्टेंट मैटर्स में देखेंगे। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एम्प्लॉयड होता है, मतलब प्रॉपर वो डायरेक्टर एम्प्लॉय है, और ये क्या है, सेल्फ, ये एम्प्लॉय नहीं है अपनी मर्जी से नॉन एग्जीक्यूटिव का डायरेक्टर वो बन रहा है, मतलब वो अपना सेल्फ अलग भी कुछ काम कर रहे हैं और यहाँ पे आके थोड़ा थोड़ा समय भी देते हैं। डन। इनका एम्प्लॉयमेंट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तभी तो एम्प्लॉय है। इनका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हुआ है, कुछ एक टाइम के लिए कि भैया तुमको आके थोड़े बहुत चिटर पुटर काम इंपॉर्टेंट वाले आकर देखने पड़ेंगे। डन। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा पूरा डिपेंड करते हैं ना कंपनी से, कंपनी का अगर एम्प्लॉय है, इन्होंने क्या बोल दिया, इंडिपेंडेंट। अब थोड़ा समझना, मैंने साक्षी मैम को भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया और किसको बनाया, प्रिया मैम को भी, थोड़ा सा समझना, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और नॉन इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, दोनों का ये मिक्स होता है, ये मिक्स होते हैं। अगर मैं प्रिया मैम की बात करूं, प्रिया मैम भी नॉन एग्जीक्यूटिव है, पार्ट टाइम देती है, वो सेकंड हाफ देती है, और साक्षी मैम फर्स्ट हाफ देती है, मतलब सुबह वाले टाइम पे साक्षी मैम अपना काम निपटा के चली जाती है और सेकंड हाफ में प्रिया मैम आके अपने काम निपटा के जाती है, दोनों पार्ट टाइम है, दोनों पार्ट टाइम है। लेकिन इन्होंने कहा नॉन एग्जीक्यूटिव एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब दोनों, मैं अगर आपसे पूछूं प्रिया मैम और साक्षी मैम, प्रिया मैम अभिषेक सर की वाइफ है, तो वो एकदम इंडिपेंडेंट है क्या, नहीं, क्योंकि वो जुड़ गई ना। और साक्षी मैम बिल्कुल इंडिपेंडेंट, तो साक्षी मैम को हम क्या बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो। क्या ये बात समझ में आ रही है। अभी एक डेफिनेशन रह गई है हमारी, कौन सी डेफिनेशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो साक्षी मैम का एग्जाम्पल याद रखना और उस एग्जाम्पल को हम पूरा कनेक्ट करेंगे उस डेफिनेशन में। डन। ये एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी, नॉन एग्जीक्यूटिव ये इंटरनल डायरेक्टर होते हैं और ये एक्सटर्नल, ये छोटे मोटे डे टू डे काम नहीं देखते। तो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन वर्किंग प्रोफाइल से हम समझते हैं कि क्या एग्जीक्यूटिव होता है और कौन नॉन एग्जीक्यूटिव। समझना इसलिए जरूरी क्योंकि आगे चल के इसकी हम डिटेलिंग पढ़ेंगे। नोट, कंपनी लॉ भी कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है, ना कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है, ना ये सेबी के एलओडीआर डिफाइन करते हैं, कोई डिफाइन नहीं करता। क्या मुझे बताओ, थोड़ा सा सेंस डेवलप हुआ कि एग्जीक्यूटिव कौन होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, पक्का। अब अगर तुम ये पढ़ोगे वापस से, तो अब उसी सेंस को ध्यान रखते हुए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमें क्या चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में हमें क्या चाहिए बताओ, मिक्स चाहिए, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों, और एक क्या चाहिए, एक वुमेन। चलिए रॉकी सर अभिषेक सर एग्जीक्यूटिव हो गए, प्रिया मैम साक्षी मैम क्या हो गई, नॉन एग्जीक्यूटिव, और एक विमेन डायरेक्टर बनाना था तो मुझे को बना दिया, तो मैं भी क्या हो गई, फुल टाइम हो गई, मतलब मैं एग्जीक्यूटिव हो गई, मैं भी एग्जीक्यूटिव हो गई, रॉकी सर अभिषेक सर हम तीनों के तीनों एग्जीक्यूटिव।
और प्रिया मैम साक्षी मैम नॉन एग्जीक्यूटिव, दोनों का मिक्स है, बिल्कुल दोनों का मिक्स है। एक विमेन डायरेक्टर, हाँ विमेन डायरेक्टर है, लेकिन 50% हमें कम से कम क्या चाहिए? क्या 50% नॉन एग्जीक्यूटिव है? नहीं है। अगर मैं नहीं थी जब तक, तब 50% थे, मतलब मैं नहीं हूं, रॉकेश अभिषेक सर एग्जीक्यूटिव, साक्षी मैम प्रिया मैम नॉन एग्जीक्यूटिव, 50% प्रोपोर्शन रखा ना। इन्होंने कहा कि कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या बोला, पूरे नॉन एग्जीक्यूटिव रखे तो वो भी हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जितने नॉन एग्जीक्यूटिव आएंगे उतने घपले कम होंगे। क्यों? क्योंकि भाई अंदर की बारीकियां तो हम समझते हैं ना, कहाँ क्या करना है उल्टा सीधा हम कर देंगे, बाहर वाला तो हमारे आकर हमारे काम को चेक करता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो बाहर वाले को शेयर होल्डर को रिप्लाई करना होता है, सबको थोड़ा सा गुड फेथ में काम करना होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आपकी टीम में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्यादा होंगे तो फेयर तरीके से डीलिंग होगा और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा। हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्या ये बात समझ में आई? अगर आप चाहते हो कि अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, मैनेजमेंट में डिसीजन अच्छे हो, तो भाई अनफेयर है ना, अनफेयर ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को बैठाना पड़ेगा जिन जो एम्प्लॉय नहीं आके, यहाँ के एम्प्लॉय तो यहाँ का नमक खाया है भाई, तो यहाँ के लिए थोड़ा सा ज्यादा वफादारी दिखाएंगे, तो हमें नॉन एग्जीक्यूटिव ज्यादा चाहिए। क्लैरिटी है? अब इन्होंने कहा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप कितने, 500 लिस्टेड एंटिटी। अब हम क्या देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे कितनी कंपनी टॉप में, जितनी कंपनी टॉप में होंगे उनको क्या बोल दिया, आपको क्या करना पड़ेगा। आईटेक्स कंपनी टॉप में नहीं है, क्या टॉप 500 कंपनी में आता है? नहीं आता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हैं। अगर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी है तो जो टॉप में आते हैं उसमें एक विमेन डायरेक्टर, लेकिन विमेन डायरेक्टर क्या, इंडिपेंडेंट। अभी मैंने अपने आईटेक्स में क्या बनाया था, मैं हूं, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं तो जुड़ी हुई ना। तो प्लीज आपको जो वुमेन डायरेक्टर बनाना पड़ेगा इंडिपेंडेंट, वो किसको बनाना पड़ेगा, साक्षी मैम को बनाना पड़ेगा। हमें एक इंडिपेंडेंट जिसका कहीं से भी कोई भी रिश्ता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे उससे कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी क्लैरिटी क्लैरिटी। ये तो कहानी कब तक की थी, अप्रैल। इन्होंने अमेंडमेंट लाया और 2020 के बाद से उन्होंने कहा अब टॉप 500 कंपनी नहीं, टॉप 1000 कंपनी को बोल दिया भैया तुमको अब एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब यस, अगर आप चाहते हो कि अच्छी तरीके से डिसीजंस लिए जाए तो विमेन्स को भी बैठाना पड़ेगा। और एक नॉर्मल कंपनीज को तो बोला भैया नॉर्मल एग्जीक्यूटिव भी चलेगा, और अगर कौन सी है कंपनी टॉप में है तो हमें एग्जीक्यूटिव नहीं चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव वो भी इंडिपेंडेंट, जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव भी डिपेंडेंट होता है, जैसे कि प्रिया मैम थी, तो साक्षी मैम नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट चाहिए हमें। क्लियर क्लियर क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं? चलो, इन कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें क्या चाहिए, पूरा इन्होंने एक साथ क्रक्स बताया। पहला क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव क्या चाहिए, कम से कम 50 या 60 70 80 कर लो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 50% तो आपका एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। एटलीस्ट एक में विमेन होनी चाहिए डायरेक्टर। अब चेयरपर्सन समझना, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हैं और मैं चेयरपर्सन हूँ, मैं लीड करती हूँ, मैं कैप्टन हूँ, ठीक है, जैसे क्लास का कैप्टन होता है। तो ये पूरी जो भी बोर्ड मीटिंग है इसका मैं चेयरपर्सन हूँ। चेयरपर्सन क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर मेरी वाली सिचुएशन कौन सी, चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव, मैं तो वुमेन डायरेक्टर हूँ, तो मैं अगर चेयरपर्सन बनती हूँ तो मैं कौन सी वाली सिचुएशन में आती हूँ, ये वाली सिचुएशन में आती हूँ कि बी वाली में, बी वाली, चलो बी वाली। अगर मैं कंपनी का चेयरपर्सन, मतलब पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम मेरे अंडर आते हो और मैं लीड करती हूँ, मैं चेयरपर्सन हूँ, तो मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने रखने, 50% क्या रखने पड़ेंगे मुझे, इंडिपेंडेंट, मतलब कि कहीं से कोई जुड़ा ही ना हो। अगर फेयर तरीके से डिसीजन लेना चाहते हो तो, कंपनी को सही तरीके से चलाना है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहते हो ना, तो पूरे के पूरे क्या होने चाहिए, 50% इंडिपेंडेंट। अगर चेयरपर्सन ही क्या है आपका, नॉन एग्जीक्यूटिव है, मतलब चेयरपर्सन ही फेयर है ना हमारे हिसाब से। मैं तो क्या थी, कंपनी का इंटरनल डायरेक्टर, अगर कंपनी का इंटरनल डायरेक्टर बना है तो भैया हमें नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, अगर यहाँ जो बैठा है वो फेयर बंदा है हमारे हिसाब से, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि फिर 1/3, मतलब परसेंटेज में बताओ, 33, और ये क्या बोल रहा है 50, 33% भी इंडिपेंडेंट होगे तो भी काम चल जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो कम इंडिपेंडेंट से काम चल जाएगा, क्योंकि मैं तो जो डिसीजन लूंगी उसको ध्यान रख कर दूंगी। लेकिन अगर ये इंटरनल डायरेक्टर यहाँ बैठा है ना, तो भैया हमें तो 50% इंडिपेंडेंट है। लॉजिक समझ में आया, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का। और लास्ट फाइनली, अगर चेयरपर्सन प्रिया मैम है, समझो अब,
सिचुएशन, 3 सिचुएशन है, ए बी सी। ए वाली सिचुएशन, अगर साक्षी मैम है, चेयरपर्सन साक्षी मैम है, नॉन एग्जीक्यूटिव, तो इन्होंने क्या बोल दिया, 33 इंडिपेंडेंट से काम चल जाएगा। अगर मैं हूं चेयरपर्सन तो भैया 50% क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव, प्रिया मैम है तो नॉन एग्जीक्यूटिव, लेकिन क्या है, प्रमोटर से रिलेटेड है, या तो वो प्रमोटर है खुद से, उन्होंने आईटेक्स को स्टार्ट करने में वो प्रमोटर थी, या फिर वो प्रमोटर से रिलेटेड है, प्रमोटर से रिलेटेड अभिषेक भैया की वो वाइफ है। तो अब इन्होंने क्या बोला, 50%, मतलब अगर मैं हूं तो 50% इंडिपेंडेंट, प्रिया मैम है तो 50%, अगर साक्षी मैम है तो 33 से भी काम चल जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंटरनल होता है, घपले ज्यादा कर सकता है, फ्रॉड ज्यादा कर सकता है। चाहते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो तो एक्सटर्नल डायरेक्टर चेयरपर्सन होगा तो कम इंडिपेंडेंट से काम चल जाएगा। क्लैरिटी? पक्का? क्या क्या पढ़ा अभी तक बताओ जरा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का मिक्स होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक तो विमेन डायरेक्टर रखने का, और 50% नॉन एग्जीक्यूटिव रखना। फिर उन्होंने बोला टॉप 500 या फिर टॉप 1000, 2020 के बाद तो 1000 बोल दिया, एक विमेन इंडिपेंडेंट। फिर ये दोनों रिपीट, फिर उन्होंने चेयरपर्सन को लेकर बताया, चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव साक्षी मैम है तो 33 इंडिपेंडेंट से चल जाएगा। एग्जाम्पल याद रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं हूं तो 50% चाहिए, प्रिया मैम है क्योंकि वो प्रमोटर से रिलेटेड है तो भी। तुम अगर नोटिस करोगे यहां सिंगल एग्जीक्यूटिव बोला और यहां पे नॉन एग्जीक्यूटिव जो प्रमोटर से रिलेटेड है। एग्जाम्पल समझ में आ गया? पक्का? नीचे उन्होंने बोला वेदर लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के पास क्या है, आउटस्टैंडिंग एसआर, सुपीरियर वोटिंग राइट वाले हैं, तो साफ साफ बोल दिया। पहले बताओ सुपीरियर वोटिंग राइट क्या होती है? ऐसे शेयर है जिनके पास ज्यादा वोटिंग राइट है, तो हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट। अगर हमारी कंपनी के रॉकी सर, अभिषेक सर, इन सब के पास क्या है, सुपीरियर वोटिंग राइट, मतलब शेयर्स कम से वोटिंग राइट ज्यादा है, तो ये डिसीजन अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो प्लीज हमें आपके 50%, हाफ को 50% बोलूं, 50% डायरेक्टर क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब 3 सिचुएशन में 50% चाहिए। अगर चेयरपर्सन मैं हूं, अगर चेयरपर्सन प्रिया मैम है, और अगर कंपनी में सुपीरियर वोटिंग राइट इशू है, और जो मालूम है फाउंडर के पास ही होंगे जो प्रमोटर है, तो ये तो डिसीजन अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे, तो भी हमें 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। क्लैरिटी? डन डन डन? कंफ्यूजन आई? कंफ्यूजन? ये एटलीस्ट हाफ बोल रहे हैं, 50%, एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी कंप्राइज इंडिपेंडेंट। मतलब कि आपकी बोर्ड डायरेक्टर की जो कंपोजिशन है उसमें 50% यही लैंग्वेज लिखी है उन्होंने, सेम यही है। ठीक है? अब एसआर इक्विटी शेयर मींस, मीनिंग बताया बच्चों, सुपीरियर वोटिंग राइट आप जानते हो, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यहां सभा में समाप्त करती हूं। समझ में आया? पक्का? चलो खुश रहो।